नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, चैप्टर 1 जनसंख्या। इसमें से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक वीडियो इससे संबंध में मैंने पहले भी बना दिया था, ये दूसरा वाला है। यह वीडियो आपको रिवीजन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और जिन छात्रों ने नोट्स नहीं बनाए वो इनके माध्यम से पढ़ सकते हैं। ये सारगर्भित बनाने का इसको मेरा पूरा प्रयास है। तो देखिए, संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत भी उतनी शानदार होगी। आप जितना ज़्यादा संघर्ष करोगे जीत भी उतनी शानदार होगी। इसमें हम देखेंगे पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव में, भारत की कुल साक्षरता 74.4% है। बिल्कुल सही है, 74.74% भारत की साक्षरता है, मतलब पढ़े लिखे लोग हैं इतने। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, और जनसंख्या की वृद्धि दर 1.64% है। विश्व की जनसंख्या का भाग 17.5% लोग, विश्व की जनसंख्या का 17.5% लोग भारत में निवास करता है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मैं आपको बार बार इसलिए इसका बता रहा हूँ कि ये मैप की दृष्टि से बहुत आइएमपी है, ये वाला अरुणाचल प्रदेश। पहला प्रश्न बनेगा इसमें, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति कब अपनाई गई तथा इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति 2014 ईस्वी में अपनाई गई। इसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है। युवा वर्ग, युवाओं और किशोर किशोरियों के संपूर्ण विकास पर बल देना, मतलब जो आपकी जो क्लास के स्टूडेंट है 10th 11th 12th, इसे कहा जाता है किशोर अवस्था। इस उम्र को कहा जाता है किशोर अवस्था, और किशोर अवस्था की संपूर्ण विकास पर ध्यान देना इस युवा नीति का मुख्य उद्देश्य था। उनके गुणों को बेहतर मार्गदर्शन देना, मतलब आपके अंदर जो मुख्य गुण है, आपके जो आप में योग्यता है, उसको सही मार्गदर्शित करना, आपको सही मार्ग दिखाना, ताकि देश के रचनात्मक विकास में अपना योगदान दे सके। उनमें देशभक्ति व उत्तरदायी नागरिकता के गुणों का बढ़ाना, जो उसमें देशभक्ति, जो युवा वर्ग हैं, जो किशोर किशोरियों हैं, उनमें देशभक्ति की भावना जागृत करना, और उन्हें अपने देश के प्रति क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए यह बताना कि कैसे अपना देश आगे बढ़ सकता है, कैसे आप अपने देश के विकास में योगदान दे सकते हो। जनसंख्या वृद्धि में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक जो 4 प्रवृत्तियां स्पष्ट दिखाई देती है उसका वर्णन कीजिए। भारत में, भारत की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका प्रश्न को या तो जो 4 प्रावस्था वो ऐसे पूछ लेगा, या ऐसे पूछेगा कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की 4 सुस्पष्ट प्रावस्थाओं का वर्णन कीजिए। अगर ये प्रश्न चारों का पूछे तो हमें इसी प्रकार लिखना है, और यदि उसमें एक का पूछे तो आपको थोड़ा इसमें डिटेल में पढ़ना है। तो भारत की जनसंख्या की 4 प्रावस्था। पहली प्रावस्था को मैंने कहा स्थिर वृद्धि की अवस्था। स्थिर मतलब बिल्कुल ज्यादा वृद्धि नहीं हुई जनसंख्या में। 1901 से 1921 इसमें क्या था, निरक्षरता थी, मतलब निरक्षरता का मतलब लोग कम पढ़े लिखे थे, शिक्षा का स्तर उतना ज्यादा नहीं था, गरीबी थी, महामारी थी। जैसे महामारी मतलब जैसे अभी कोरोना आ गया था, एक महामारी, तो उस समय भी बहुत महामारियां आती थी, इनसे इलाज कम होने के कारण लोगों की मृत्यु हो जाती थी। अकाल पड़ना, फसलों का उत्पादन नहीं होता, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना या बहुत बिल्कुल बारिश नहीं होना, तो मतलब अनाज का उत्पादन कम होना। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, इन सब के कारण जनसंख्या में जो वृद्धि हुई वो बहुत कम थी। जन्म दर भी ज़्यादा थी, प्रति 1000 पुरुषों पर या प्रति 1000 महिलाओं पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या भी ज़्यादा थी, और प्रति हजार जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी, मतलब मृत्यु दर भी ज़्यादा थी और जन्म दर भी ज़्यादा थी, जिसके कारण जन्म दर या जनसंख्या वृद्धि निम्न रही। पहली अवस्था 1901 से 1921 तक ये। दूसरी है निरंतर वृद्धि की अवधि, मतलब ये दूसरी अवधि में निरंतर वृद्धि हो गई थी 1921 से 1951। स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि के कारण मृत्यु दर में कमी आई, मतलब थोड़ा स्वास्थ्य सुविधाओं में अच्छा सुधार हुआ तो मृत्यु दर में कमी आई। तो मृत्यु दर में जब मरने वालों की संख्या में कमी आएगी, जन्म लेने वालों की संख्या बढ़ेगी, तो जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी। इसलिए इस अवधि को मृत्यु पीड़ित अवधि भी कहा जाता है। ये 2 कंप्लीट हो गई। तीसरी अवधि है तीव्र वृद्धि की अवस्था। ये जो वाली है इसे कहा जाता है तीव्र वृद्धि की अवस्था। इसमें क्या हुआ, 1951 से 1981 इस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट
की अवधि के नाम से जाना जाता है। मतलब स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत अधिक वृद्धि होने के कारण मृत्यु दर में बहुत कमी हो गई और जन्म दर में वृद्धि हुई, जिसके कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। इसके अलावा और भी कारण थे। विकास कार्यों में तीव्रता, बेहतर चिकित्सा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास मतलब बाहर से लोग भारत में आना शुरू कर दिया, जैसे नेपाल से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से लोगों ने यहाँ पर प्रवास, माइग्रेशन, बाहरी लोग यहाँ पर आने लग गए, जिसके कारण भी जनसंख्या में वृद्धि हुई। बेहतर जीवन स्तर के कारण मृत्यु दर में तीव्र हास्य हुआ। जब मृत्यु दर कम हो गई और जनसंख्या वृद्धि बहुत तीव्र रही तो जनसंख्या में अचानक वृद्धि हुई, इसे विस्फोट कहा जाता है। इतनी जनसंख्या नहीं बढ़ना चाहिए, उतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई। कौन सी अवधि में? तीसरी अवधि में। उसका समय क्या रहेगा? 1951 से 1981। घटती वृद्धि की अवधि। अब 1981 से आज तक, 1981 के पश्चात वर्तमान तक देश की जनसंख्या की वृद्धि दर यद्यपि ऊंची बनी रही, परंतु धीरे धीरे मंद गति से घटने लगी है। मतलब जितने लोग पहले बढ़ रहे थे, जितने बच्चे जन्म ले रहे थे, उनमें थोड़ी कमी आई। देश में विवाह के समय औसत आयु में वृद्धि। मतलब अब जनसंख्या में थोड़ी कमी क्यों आई? कि लोग देर से विवाह करने लगे थे। इस अवधि में क्या था? बाल विवाह भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो जल्दी विवाह होने के कारण भी लोग क्या जल्दी विवाह कर रहे थे, तो जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी। इसमें क्या हुआ? विवाह की आयु में वृद्धि हुई। और दूसरा महत्वपूर्ण हुआ, स्त्री शिक्षा में सुधार हुआ। स्त्रियों में भी, महिलाओं की शिक्षा में भी सुधार हुआ। उस कारण को भी हम मान सकते हैं। भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता ऊंची क्यों है? यह प्रश्न है। श्रम सहभागिता वहां पर काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा क्यों है? तो श्रम सहभागिता ऊंचे होने के कारण आर्थिक विकास के निम्न स्तरों वाले क्षेत्रों में श्रम की सहभागिता दर ऊंची है। आर्थिक विकास के निम्न स्तरों के कारण, जो डेवलप है, जो विकास है, उनकी कमी के कारण भी वहां के लोग क्या करते हैं? श्रम सहभागिता दर ऊंची होती है। जीवन निर्वाह की आर्थिक क्रियाओं में प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक है ना, तो आर्थिक क्रियाओं के निष्पादन के लिए अनेक कामगारों की जरूरत पड़ती है, अनेक श्रमिकों की जरूरत पड़ती है। हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, नागालैंड हो गया, इन राज्यों में कृषि श्रमिक अधिक पाए जाते हैं। ये ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य हैं। रोजगार के कम अवसर के कारण श्रम सहभागिता दर अधिक है। वहां पर रोजगार के अवसर कम है, औद्योगिक क्षेत्रों की कमी है, इसलिए श्रम की सहभागिता दर ऊंची पाई जाती है। मतलब श्रमिक आपको अधिक मिलेंगे। अगर वहां पर रोजगार की कमी नहीं होगी तो लोग इतना अधिक श्रम नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न स्पष्ट कीजिए। सही बात है। प्राथमिक सेक्टर, कृषि सेक्टर मतलब प्राथमिक सेक्टर में बहुत ही ज्यादा श्रमिकों का अंश है। उसका क्या कारण है? देखो मैं बताऊं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर निर्भर करती है। बहुत सारे लोग अपना जीवन निर्वाह कृषि के द्वारा करते हैं, तो स्वाभाविक है कि अधिकांश लोग कृषि कार्य में लगे हैं। महिलाओं की संख्या कृषि कार्य में ज़्यादा लगी हुई है, वो बहुत अधिक काम करती हैं प्राथमिक सेक्टर में। भारत की कुल श्रमजीवी जनसंख्या 2011 के अनुसार 54.6% भाग कृषि सेक्टर में लगा है, जिसमें कृषि आधारित और गैर कृषि आधारित, मतलब जो कृषि, जिनके पास कृषि है वो, और जो कृषि में मजदूरी करते हैं वो, दोनों का हिस्सा आ गया ये। जबकि केवल 3.8% लोग घरेलू उद्योगों में लगे हैं और 41.6% अन्य श्रमिक है विनिर्माण से संबंधित। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय श्रमिकों का अधिकांश हिस्सा कृषि सेक्टर में लगा है। ये बहुत ही सही बात है कि कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अधिकांश लोग अपना जीवन यापन कृषि के द्वारा ही करते हैं। और दूसरा, यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्रों की कमी होना, रोजगार के अवसरों में कमी होना ना, ये भी इसका मुख्य कारण हो जाएगा कि लोग कृषि कार्य करते हैं। अब सत्य असत्य में कुछ पॉइंट पूछ सकते हैं आपसे कि पुरुष श्रमिकों की संख्या स्त्री श्रमिकों की संख्या से तीनों सेक्टर में अधिक है ना, ये वाला। अब ये नीचे वाला देखो, महिला श्रमिकों की संख्या प्राथमिक सेक्टर में अधिक है, बिल्कुल सत्य है।
महिला श्रमिकों की संख्या प्राथमिक सेक्टर में अधिक है। ये तो प्रश्न पूछ सकते हैं, पुरुष श्रमिकों की संख्या स्त्री श्रमिकों की संख्या से तीनों सेक्टर में अधिक है, क्यों? तो क्यों अधिक है? क्योंकि पुरुष जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से चले जाते हैं, पुरुष भारी काम करने में भी सक्षम होते हैं और वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बाहर प्रवास भी कर सकते हैं, है ना। और महिलाएं क्या है, महिलाएं अपने प्राथमिक सेक्टर में, अपने घर में या अपने गांव में या अपने क्षेत्र में ही काम करने में उन्हें कोई असुविधा नहीं होती है। इसलिए तीनों सेक्टर में पुरुष की संख्या ज़्यादा है और महिलाओं की कम है, क्योंकि वो भारी काम करने में सक्षम होते हैं, वो अपने गांव से अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवास कर सकते हैं, वो घर से दूर रह सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। पर ये महिला श्रमिकों की संख्या प्राथमिक सेक्टर में अधिक है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है, अधिक है। 15 से 29 वर्ष के आयु समूह के व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित करती है, बिल्कुल ये भी सत्य है। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में बताया गया था। भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात 31.16% है, बिल्कुल सही है। भारत में जो नगरीय जनसंख्या है वहाँ पर 31.16% लोग निवास करते हैं। अच्छा, नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या में क्या अंतर रहेगा? नगरीय जनसंख्या में स्वास्थ्य सुविधाओं अच्छी होगी, शिक्षा का स्तर अच्छा होगा, वहाँ पर अधिकांश लोग गैर कृषि कार्य में लगे रहते हैं। मतलब गैर कृषि कार्य मतलब उन्हें कृषि जैसे कार्य नहीं करते हैं, वो विनिर्माण जैसे कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, इस प्रकार की क्रियाविधि करते हैं। वहाँ अधिकांश मकान पक्के होते हैं, वहाँ सड़कें पक्की होती है, वहाँ अच्छे जीवन जीने की स्तर की सुविधाएं होती हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोग कृषि कार्य में लगे रहते हैं। सही बात है, कृषि करेंगे वहाँ पर। उसके बाद में अधिकांश मकान कच्चे होते हैं, सड़कों का अभाव होता है, शिक्षा का उतनी ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ, स्वास्थ्य सुविधाएं तो बिल्कुल नहीं के बराबर है, बहुत कम। क्योंकि हम जब बीमार हो जाते हैं तुरंत हमें तहसील मुख्यालय या जिला मुख्यालय हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो इस प्रकार इनमें हम अंतर कर सकते हैं। कुल जनसंख्या का 68.8% भाग गाँव में रहता है, बिल्कुल 68.8% भाग गाँव में रहता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रकार इस चैप्टर में कुल टोटल 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एक पार्ट मैंने पहले बना दिया था और एक ये बना दिया। इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में किस धर्म समूह के लोग सबसे अधिक रहते हैं, तो हिंदू सबसे अधिक रहते हैं। इस प्रकार इसमें पूछा जा सकता है। आपको इस प्रकार की जानकारी आप तक आने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको तुरंत जानकारी पता चल जाए। मेरा मतलब है या मेरा उद्देश्य है कि आप इस वीडियो के माध्यम से आप अपना रिवीजन कर सको। धन्यवाद।